इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं स्कोप फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। आए वे ये है रोशनी का कारवां। आए वे ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आए वे ये है रोशनी का कारवां। हेलो, मैं हूँ सलीमा रजा। और मैं अरशद इकबाल। देखिए, आपसे वादा किया था ना पिछले हफ्ते कि हम यहाँ होंगे, तो हम हाजिर हैं। भाई, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छी कहावत से। एक पोर्चुगीज कहावत है कि खुद को बदलो, तकदीर खुद ब खुद बदल जाएगी। क्या अच्छी बात। आज हम मुलाकात कर रहे हैं एक ऐसे सुरीले सज्जन से जो लगातार खुद को बदलने और इम्प्रूव करने की कोशिश में है। रोशन राजन जन्म से दृष्टिहीन है, बेंगलोर में रहते हैं और आज अपने काम से जुड़ी और अपनी जिंदगी से जुड़ी बातें कर रहे हैं जॉर्ज अब्राहम के साथ। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं रोशन राजन को। भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, लगे अब्र सा मुझे तन तेरा, कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार। वाह, बहुत ही सुंदर। रोशन, आप ये बताइए हमें कि आपका जो संगीत के साथ जो लगाव है ये कब से शुरू हुआ और संगीत सीखने का जो सिलसिला है ये आपने कब शुरू किया? कहा जाए तो संगीत से मेरा लगाव बचपन से ही रहा है, क्योंकि जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से गाना सुनता आया हूँ, संगीत सुनता आया हूँ और पूरा लगाव तो 4 साल की उम्र से मेरा शुरू हुआ संगीत से। रोशन, आपको किस टाइप का म्यूज़िक पसंद है? सभी तरह के गाने अच्छे लगते हैं मुझे और क्योंकि शास्त्रीय संगीत ही हर संगीत का आधार है, इसलिए शास्त्रीय संगीत में थोड़ी दिलचस्पी रखता हूँ मैं। तो आपका फेवरेट गायक सिंगर कौन है? मेरे फेवरेट गायक तो मोहम्मद रफ़ी साहब है और नए गायकों में मैं सोनू निगम और कुणाल गांजावाला को पसंद करता हूँ। वाह, रफ़ी साहब तो एक लेजेंड है। उनका कुछ 2-3 लाइन आप सुनाएंगे? अच्छा। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहाँ भी ले जाए राहे हम संग है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो रोशन, आप शोज़ वगैरह भी करते हैं? हाँ जी, मैं शोज़ भी करता हूँ। मैंने हाल ही में कलकत्ता और दिल्ली में भी परफॉर्म किया है रविंद्र जैन जी, उषा उत्तुप जी के साथ, और सुपर सिंगर नाम के एक टीवी शो में भी मैंने परफॉर्म किया है अदनान सामी के साथ। सुपर सिंगर अदनान सानी के साथ। तो इस कार्यक्रम में आपने क्या क्या गाना गाए? तू ही रे, बॉम्बे फिल्म का तू ही रे गाया था, और रूप तेरा मस्ताना गाया था आराधना फिल्म का। तो अदनान सानी के साथ जब आपका मुलाकात हुआ इस कार्यक्रम के दौरान, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग एपिसोड्स या एक्सपीरियंस या अनुभव आप शेयर करना चाहेंगे? जब मैंने उनके सामने रूप तेरा मस्ताना गाना पेश किया था, उन्होंने वो पूरा गाना सुना, उसके बाद कहा कि किशोर दा के बाद मैं वो पहला इंसान हूँ जिसने इस गाने को सभी भावनाओं के साथ गाया है। तो इससे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट तो किसी को नहीं मिल सकता शायद। फिर तो आपको इस गाने का 2-3 लाइन ज़रूर सुनाना चाहिए हमें, हमारे सुनने वालों को। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। बहुत अच्छे। तो रोशन, आपने पहले कहा था कि उषा उत्तुप जी और रविंद्र जैन जी के साथ आपका मुलाकात हुआ। हाँ जी। तो आपको उनके साथ बात करने के बाद, इंटरेक्ट करने के बाद कुछ सीखने को मिला, कुछ इंटरेस्टिंग इंसाइट्स मिला? जनता जो है, जो हमारे परफॉर्मेंस देखती है, हमारे परफॉर्मेंस सुनती है, उनको कैसे इस परफॉर्मेंस में हम लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए, ये बात मुझे उषा उत्तुप जी ने सिखाया था। मुझे पहले पता नहीं था कि कैसे करना चाहिए, मगर उनका एक शो और उनका जो स्टाइल है मैंने अडॉप्ट किया और अभी काफ़ी हद तक मैं उसमें कामयाब भी रहा हूँ।
रोशन, आप तो बहुत ही अच्छी तरह से गाते हैं, यू गॉट अ वंडरफुल वॉइस। तो संगीत के दुनिया में आपके आगे का जो सपना है, आपके आगे का जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, प्लान्स है, ये क्या है? बचपन से ही जब से मेरा संगीत शुरू हुआ, मुझे फिल्मी दुनिया में एक नाम कमाना था। मुझे अपने लिए अपना एक नाम कमाना था। किसी और गायक का हमशक्ल नहीं बनना था। मुझे अपना एक नाम कमाना था। संगीत के साथ साथ आपने अंग्रेज़ी साहित्य में भी मास्टर ऑफ आर्ट्स MA डिग्री हासिल किया है बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से। हाँ जी। और पिछले 2-3 महीनों से आप एक कॉल सेंटर में काम भी कर रहे हैं। तो आपका जो काम है, आपका जो जॉब प्रोफाइल है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आप अपने सुनने वालों को कहेंगे? जी, मेरा काम तो अब मैं एक 24/7 नाम का एक कॉल सेंटर है जहाँ पर मैं काम करता हूँ। वहाँ पर जो नॉर्मल ट्रेनीज़ रहते हैं जिनको दिखाई देता है, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के साथ काम करता हूँ। जो नॉर्मल लोग रहते हैं जिनको दिखाई देता है, उनको भी मैं अमेरिकन एक्सेंट में ट्रेनिंग देता हूँ और उनके कॉल्स को मॉनिटर करके, वो जो जिस तरह से बात करते हैं, जिस शैली में बात करते हैं, वो सब मॉनिटर करके मुझे उनको फीडबैक देना पड़ता है। आप एक कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, आप वहाँ पर अमेरिकन एक्सेंट के ट्रेनर हैं और आपका प्रारंभ का जो ट्रेनिंग है एनेबल इंडिया, जो शांति राघवन का संस्था है, वहाँ से आपने लिया। पर एक काम करने के लिए आपका जो एडवांस ट्रेनिंग, ये आपने कहाँ से लिया? मुझे कंपनी नहीं दिया था और इस वक्त में मैं शांति मैडम का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया था इसमें पहले ज्वाइन करने के पहले। रोशन, आप हमारे कार्यक्रम आई वे ये है रोशनी का कारवान में आए और बहुत अच्छी बात अपने बारे में बताया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने मधुर आवाज़ में हमारे सुनने वालों को मनोरंजन भी किया और अपने कॉल सेंटर में जो आप काम करते हैं इसके बारे में आपने काफ़ी कुछ बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते रोशन, आप अपने मधुर आवाज़ में एक और गाना हमारे सुनने वालों को सुना दीजिए प्लीज़। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। ये थे बेंगलोर के रोशन राजन। India has 1/6 of the total world population, but it has 1/4 share of the world's blind population. नंदिता दास हमारे साथ एक बार फिर स्टूडियो में हैं प्रोफाइल के साथ। आज ये बात कर रही हैं कंचन गाबा की, जिन्होंने लॉ स्कूल और हिमालय पर्वत दोनों पर अपने झंडे गाड़ दिए। आज मिलते हैं कोलकाता की एक उभरती हुई वकील कंचन गाबा से। 8 साल की उम्र में ग्लोकोमा के कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, पर वो हारी नहीं। कोलकाता के ब्लाइंड स्कूल में उन्होंने 10वीं क्लास की परीक्षा दी और सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। कंचन ने स्कूल में गर्ल गाइड का कोर्स भी किया। इतना ही नहीं, दार्जिलिंग के माउंटेनियरिंग स्कूल में उन्होंने पहाड़ों पर चढ़ने की तालीम भी ली और फिर तेंजिंग, गाम्बू और सांदाकफू नाम के पर्वतों पर सफलता से चढ़ी भी। कंचन को राज्य की सर्वोत्तम गर्ल गाइड का मेडल मिला। इतना ही नहीं, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा ने सन 1994 में कंचन को राष्ट्रपति अवार्ड दिया। उसके बाद तो कंचन विदेशों में भी घूम आई। 1997 में लंदन में और 2001 में बांग्लादेश में गर्ल गाइड के अधिवेशन हुए थे। इन अधिवेशनों में कंचन ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। क्या आप जानते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ ने अपने बकिंघम पैलेस में कंचन के सम्मान में रात्रि भोज दिया था। ये कंचन आज कंप्यूटर और स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बखूबी करती हैं और कई दृष्टिहीनों को प्रेरणा भी देती हैं। ये थी नंदिता दास जो कंचन गाबा के बारे में बता रही थी। आइए आंखों से जुड़ी कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि आंखों की प्रॉब्लम्स की बढ़ती हुई संख्या में कोलकाता सबसे आगे है और इसका कारण है विटामिन ए की डेफिशिएंसी। लायंस इंटरनेशनल के सहयोग के साथ राज्य सरकार ने 25 लाख की एक योजना बनाई। 1 लाख से ज्यादा बच्चों की जांच कराई गई। वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट इस बारे में बहुत चिंतित है और चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन को प्रायोरिटी एरिया मान लिया है प्रोग्राम विजन 2020 द राइट टू साइट में।
अरशद, ये शेर सुनिए। जी हाँ। सुबह से ढूंढ रहे थे कि कहाँ है सूरज, अब नजर आए हो तो सारा जहां रोशन है। वाह वाह, क्या बात है। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी कदम कदम पर हमारा जहां रोशन कर रही है। जी। दीपेंद्र मनोचा, हेड ऑफ कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ NAB दिल्ली, टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ बातें कर रहे हैं, वो हमें बताएंगे। तो आइए सुनते हैं। दीपेंद्र जी, टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी पर बड़ा असर डाला है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन ये बताइए कि दृष्टिहीन लोगों की जिंदगी पर भी इसका प्रभाव पड़ा है क्या? टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा महत्व है, ख़ास तौर से पर्सन्स विद विजन इम्पेयरमेंट या ब्लाइंड पर्सन्स विद ब्लाइंडनेस की ज़िंदगी में। उनकी जीवन में जो भी कुछ कमियां ना देखने की वजह से आती हैं, उन कमियों को दूर करने की क्षमता इस टेक्नोलॉजी के अंदर है। और ऐसा ही उनके जीवन के हर क्षेत्र में और उनके जीवन के हर पहलू पे इस टेक्नोलॉजी का असर देखने को साफ मिलता है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, तो चाहे उनके रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हों या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली उनकी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ में जो उनकी क्षमताएं हैं, वो रोज़ पर रोज़ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे उनकी क्षमताएं भी बढ़ती जा रही हैं और वो आम लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी को जीने में सफल हो पा रहे हैं। ये तो है ही कि हमारी ज़िंदगी के सभी एरियाज़ में टेक्नोलॉजी का बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इससे क्या मदद मिलेगी? शिक्षा के क्षेत्र में जैसे पिछले 10 या 12 सालों की ही बात करें तो एक मेजर शिफ्ट हमें देखने को मिलता है कि ब्लाइंड पर्सन्स वो सिर्फ एक स्पेशल स्कूल्स में ना जा कर के आम स्कूलों में उनकी पढ़ाई करने के ऊपर जोर दिया जा रहा है या उसके उस क्षेत्र में प्रगति हो रही है। और इस चीज़ को संभव करने के लिए अगर हम ध्यान दें तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जैसे ही बच्चा ये स्पेशल स्कूल से मेन स्ट्रीम स्कूल में पहुंचा तो आम क्लास में बाकी अपने साथियों के साथ में उनके जितना काम करने के लिए उसको कई टेक्नोलॉजीज़ का सहारा लेना पड़ता है। इसमें कुछ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज़ की अगर बात करें तो खुद अपने हाथ से लिखने और पढ़ने के लिए सिर्फ लिखना और पढ़ना नहीं, साथ में उसको ग्राफिक्स यानी जैसे कुछ ड्राइंग्स करनी है, जैसे ज्योमेट्री के लिए कुछ डायग्राम्स बनाने हैं, उसके लिए टेक्नोलॉजीज़ को लेकर के लिखने और पढ़ने के लिए टेक्नोलॉजीज़ को लेकर के कई किस्म की टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ उसको क्लासरूम में करना पड़ेगा। लिखने और पढ़ने की टेक्नोलॉजीज़ में अगर बात करें तो सबसे पहले सबसे कलिष्ठ टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जिसमें स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर का एक बहुत बड़ा योगदान है कि कंप्यूटर के ऊपर यदि स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर लगा हो तो कोई भी दृष्टिबाधित व्यक्ति स्वयं कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है और उसको एक लिखने और पढ़ने के टूल की तरीके से प्रयोग कर सकता है। तो ऐसे उदाहरण हम लोगों के सामने हैं कि जहाँ पर कि मेन स्ट्रीम स्कूल की क्लास में कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति बैठा है और वो क्लास में जो भी किताब है उसके कंप्यूटर पे है और वो कंप्यूटर से ही उस किताब को पढ़ रहा है, और जो भी क्लास वर्क या होमवर्क उसको क्लास में दिया गया वो वहीं बैठकर अपने हाथ से उसको लिख रहा है और साथ में ही करेक्ट भी कर रहा है। और टीचर भी उसको जैसे उसने लिखा, मेन स्ट्रीम का स्कूल का टीचर भी उसको वहीं पर पढ़ करके उसको करेक्ट भी कर पा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि दृष्टिहीन और विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के आने के बाद रोजगार के कुछ नए अवसर सामने आए हैं? रोज़गार के अवसर तो खैर इसमें इतने बड़े हैं कि और उसकी पोटेंशियल बढ़ाने की और ज़्यादा है। मैं ये कहूँगा कि इसकी पोटेंशियल जितनी बड़ी है उसका तो अब तक लगभग 5 या 10% ही अभी तक हम लोग रियलाइज़ कर पाए हैं। लेकिन उदाहरण के तौर पे जो लॉयर फॉर एग्जांपल अगर किसी ने बनना है तो लॉयर का सबसे बड़ा काम क्या है कि उसको बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, कोई भी केस तैयार करने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर ही लॉयर्स के लिए अब डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के थ्रू आ रहा है, यानी कंप्यूटर्स के ऊपर सारे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आ जाते हैं और जितने भी एक्ट्स अभी तक बने हैं उदाहरण के लिए हिंदुस्तान में वो सब के सब एक कंपाइलेशन के तौर पे सीडीज़ पर उपलब्ध हैं। और स्क्रीन रीडर टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करके वो सारा का सारा मटेरियल एक ब्लाइंड पर्सन के लिए अब उसके लिए आगे जिसको कि उसको पढ़वाने के लिए किसी और पे निर्भर नहीं करना।
ऐसे ही कुछ क्षेत्र ऐसे खुले हैं जो कि पहले थे ही नहीं, जैसे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का एक प्रोफेशन पहले नहीं था। इसी तरीके से कॉल सेंटर्स या मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का जो क्षेत्र है वो पहले उपलब्ध नहीं था, वो इसी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की वजह से आज उपलब्ध हो पाया है। अकाउंटेंसीज के अंदर हम जानते हैं कि ऐसे उदाहरण भी हमारे सामने हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी करके आज अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फर्म्स लोग खुद चला रहे हैं। अकाउंटिंग वर्क ज़्यादा से ज़्यादा आज की तारीख में कंप्यूटर्स के ऊपर होता है, तो वो सॉफ्टवेयर्स भी उनकी एक्सेसिबिलिटी, जैसे जो टैली या CX करके जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो कि जिनके बेस पर अकाउंटिंग की जाती है, उनको भी स्क्रीन रीडर के माध्यम से अगर यूज़ करें तो कोई लिमिटेशन नहीं है किसी ब्लाइंड व्यक्ति के लिए अकाउंटेंसी की फील्ड में भी काम कर पाना। पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर्स हैं, वेलफेयर ऑफिसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे अगर काम करना है, ऑफिस असिस्टेंट के तौर पे काम करना है, या स्टेनोग्राफर के रूप में काम करना है, या यहाँ तक कि अगर टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में भी काम करना है, तो ज़्यादातर जगहों पर टेलीफोन ऑपरेशन का जो काम है वो कंप्यूटराइज्ड हो गया है। बजाय इसके कि बोर्ड से फ़ोन रिसीव करने के आप एक कंप्यूटर के सामने बैठे हैं और कॉल रिसीव करते हैं और फॉरवर्डिंग करते हैं। लेकिन स्क्रीन रीडिंग टेक्नोलॉजी के होते हुए इन चीज़ों से डरने की बजाय सिर्फ इनको रीट्रेनिंग और इनकी ट्रेनिंग्स के माध्यम से पता नहीं ना जाने कितने ही ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनका आपके पास प्रोफेशनल डिग्री अगर है तो आप उनके अंदर जा कर के अपना एक सफल करियर बना सकते हैं। So, with screen reading software such as JAWS or Windows Eyes, OpenBook and Kurzweil, visually impaired people can use a computer as well as any fully sighted person. अगर आप हमसे कोई जानकारी लेना या हमें कोई जानकारी देना चाहते हैं तो आप 9896000555 पर कॉल करके वॉइस मेल पर मैसेज छोड़ सकते हैं। इनफैक्ट आजकल भारतीय भाषाओं में स्क्रीन रीडिंग की डेवलपमेंट पर काफी रिसर्च हो रही है। ये एक ऐसी प्रगति है जिससे बड़ी आशाएं जुड़ी हैं। फिलहाल कंप्यूटर और कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्सेज के बारे में अपने निकटतम NGO से संपर्क करें जो दृष्टिहीनों के साथ काम करते हैं। छू लें आसमां। अच्छा, तुम्हें एक बात जानकर बड़ी खुशी होगी कि इस दिल्ली शहर में एक ऐसा स्कूल भी है जहां पर मेन स्ट्रीम स्कूल में दृष्टिहीन बच्चों को भी साथ ही साथ पढ़ाया जाता है, और इस स्कूल का नाम है सेंट मैरी स्कूल दिल्ली। और सलीमा, आपको भी ये जान के बड़ी हैरत होगी कि हमने इसी स्कूल में 2 बच्चों की बात चुपके से रिकॉर्ड कर ली। अरे वाह! उनमें से ये दोनों ही बच्चे 6th स्टैंडर्ड के हैं। एक का नाम है अमित पहुजा जो कि ब्लाइंड हैं, और उनके दोस्त हैं पूजन साहिल। यानी अब हम इन दोनों की बातें सुन सकते हैं? बिल्कुल सुनाऊंगा आपको। I'm Amit. I'm in class 6. I am 13 years old. My name is Poojan, and it's full name. My full name is Poojan Sahil. It would sound quite unusual because you would have heard it first time. I'm 11 years old, and I'm going to be 12 in the coming December. मेरे हिसाब से द्रविड़ कैप्टन होना चाहिए क्योंकि उसमें इतना हुनर है कि वो कैप्टन बनने लायक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो ही कैप्टन बने। मैं सोचता हूँ कि ना सौरव गांगुली को बनना चाहिए ना द्रविड़ को, क्योंकि सबको पता है कि सौरव गांगुली और द्रविड़ का ये लास्ट वर्ल्ड कप होगा 2007। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कैफ कैप्टन बने क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है कि वो इंडिया सीनियर टीम को चैलेंजर ट्रॉफी में कैप्टन कर चुके हैं, और वो एक एग्रेसिव कैप्टन है और इंडिया को इस बारी एग्रेसिव कैप्टन की एक ज़रूरत है। पर कैफ अगर कैप्टन बनेंगे तो हमारा वर्ल्ड कप, वेस्ट इंडीज़ में वर्ल्ड कप जीतने का बहुत अच्छा चांस है। हम जब साथ में होते हैं और टीचर हमें देख नहीं रही होती है तो ज़्यादातर हम नॉट्स एंड क्रॉसेस खेलते हैं, और कभी कभी अमित डिज़ाइंस बनाता है और मैं भी उसके साथ डिज़ाइंस बनाता हूँ और मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ। हमारे पास एक टेक्सटाइल बोर्ड है जिसमें मैं ड्राइंग्स बनाता हूँ, और ये उसको फिर वो मेरे को बताता है कि नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा इसको ऐसे करना चाहिए, और फिर वो उसको खुद मॉडिफाई करता है। दोनों IIT में साथ साथ जाएंगे।
कंप्यूटर इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियर। मैं इसलिए समझता हूँ कि हिस्ट्री हमें नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें उससे कोई लाभ नहीं होगा कि अगर हम लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो भूतकाल में जिए हैं, और उसके जो आंसर्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसलिए मैं हिस्ट्री पसंद नहीं करता। हिंदी वो हमारी मातृभाषा है और हम उसे रिस्पेक्ट करते हैं, हमें बहुत अच्छी भी लगती है, पर टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है और खूबियाँ बहुत हैं जो मैं इतनी है कि मैं बोल नहीं सकता। ये कंप्यूटर में बहुत अच्छा है, कई चीज़ें मैं बहुत सीखता हूँ इससे, कंप्यूटर में तो मैं बहुत सीखता हूँ। मतलब एंथुजियास्टिक बहुत है, बहुत मतलब हर एक चीज़ में पार्ट लेने का, ये इसमें बड़ी अच्छी चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे को इसकी बहुत अच्छी लगता है कि इसको साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, तो मुझे साइंस की सारी बातें बताता है। मैं इसको कंप्यूटर की बताता हूँ तो ये मुझे साइंस की बताता है, और फिर मैं घर जाके जो जिसने बताया होता है उसको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ, फिर अगले दिन इसको आगे बताता हूँ कि तूने बताया था कि ये हुआ या नहीं हुआ। जैसे मैं पंजाबी हूँ तो मेरे को छोले भटूरे बहुत पसंद है। पिज़्ज़ा। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। सलीमा, एक छोटी सी बात और, अभी आपने कहा था ना कि दिल्ली में एक ऐसा स्कूल है जो मेन स्ट्रीम स्कूल होते हुए भी दृष्टिहीन बच्चों को वहां तालीम दी जाती है। जी मैंने कहा था। मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में ऐसे कई स्कूल हैं जहां दृष्टिहीन बच्चों को और जो दूसरे साधारण बच्चे हैं उन्हें एक साथ तालीम दी जाती है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बात है और सुन के वाकई दिल खुश हो गया। ये बात तो मैंने आपसे कही, लेकिन मैं अमित और पूजन से भी कुछ कहना चाहता हूँ। भाई देखिए, अभी तो आपको बहुत सारी क्षितिज, बहुत सारे आसमान छूने हैं। आप ऐसा क्यों कहते हैं कल हो ना हो? कल होगा और जरूर होगा, और आप आसमान को छू लेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। अरशद, आप तैयार हैं या नहीं तैयार हैं? मुझे पूरा यकीन है कि हमारे सुनने वाले, हमारे लिसनर्स बिल्कुल तैयार बैठे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रोग्राम के एंड में हम लाते हैं क्वेश्चन ऑफ द वीक। तो ये है क्वेश्चन आज का। Who was the music director of the song घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं? सलीमा, मैं गाऊं क्या? नहीं, प्लीज 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 सुनने दीजिए लोगों को। अरे भैया, आप गाएंगे तो पता नहीं उनका कंसंट्रेशन बिल्कुल खराब हो जाएगा। नहीं, मगर ये वादा रहा कि कभी ना कभी किसी न किसी दिन आपको इस प्रोग्राम पे सुन लेंगे, ठीक है? अच्छा, तो घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, इसका संगीतकार कौन है? ये है हमारा आज का सवाल। इस सवाल का जवाब हमें जल्द से जल्द भेजिएगा, सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट कार्ड पर। यह है हमारा एड्रेस, आईवे रेडियो कॉन्टेस्ट, स्कोर फाउंडेशन, PO बॉक्स 3903, न्यू दिल्ली 49। 15 दिनों के अंदर अंदर तक हमें आपका जवाब मिल जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं सही उत्तर के आधार पर हम उनका लकी ड्रॉ निकालेंगे और 5 लकी विजेताओं को मिलेगा एक स्पेशल आईवे टी शर्ट। बहुत ज़रूरी बात जो आपसे करनी है, भाई हम ये चाहते हैं कि आपका पार्टिसिपेशन, आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहे। हम चाहेंगे कि आप अपनी समस्याएं, चाहे वो लीगल हों, मेडिकल हों, अधिकारों से संबंधित रखती हों, रोजगार या शिक्षा के बारे में हो, किसी भी तरह की समस्या जो ब्लाइंडनेस से संबंधित हो, उसे हमें 9896 000 555 पर कॉल करके पूछें, या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखें। और हाँ, हमारा पोस्टल एड्रेस जरूर नोट कर लें, ये है आईवे रेडियो प्रोग्राम, स्कोर फाउंडेशन, PO बॉक्स 3903, न्यू दिल्ली 49। वक्त खत्म हुआ, रफ्ता रफ्ता दबे पाँव हमसे जुदा हुआ जी। और आप इतनी ठंडी सांस न लीजिए, क्योंकि हम बहुत ही तैयारी के साथ अगले हफ्ते फिर यहीं मौजूद होंगे अपने लिसनर्स के साथ, एक और रोशनी का कारवां लेकर। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए मुझे, अरशद इकबाल को, और मुझे सलीमा रजा को। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आईवे, ये है रोशनी का कारवां। रोशनी का कारवां।
रोशनी आई वे ये है रोशनी का कारवां कार्ड्स जो आपको छू जाए, कार्ड्स जो आपको मोह ले, आई वे ग्रीटिंग कार्ड्स जो आप देख के भी पढ़ सकते हैं, छू के भी पढ़ सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए संपर्क कीजिए 9896000555 या लिखिए स्कोर फाउंडेशन, PO बॉक्स 3903, न्यू दिल्ली 49। आई वे क्या आप सिर्फ आहट से आने वाले को पहचान सकते हैं? हम पहचान सकते हैं। क्या आप अंधेरे में देख सकते हैं? हम देखते हैं। आंखें आपके पास हैं, पर रोज जीने के लिए जो शक्ति चाहिए वो सबके पास है। दृष्टिहीनों को आपका सहयोग चाहिए, सहानुभूति नहीं। This public awareness message is brought to you by Bosch & Lomb. कार्ड्स जो आपको छू जाए, कार्ड्स जो आपको मोह ले, आई वे ग्रीटिंग कार्ड्स जो आप देख के भी पढ़ सकते हैं, छू के भी पढ़ सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए संपर्क कीजिए 9896000555 या लिखिए स्कोर फाउंडेशन, PO बॉक्स 39